नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो सभी मित्रों के लिए लिंक को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए, जिससे कि ये सब चीज़ आपको इससे बहुत अच्छे से आप अवगत हो सके। तो देखिए, आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 छंदों को और भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने वंशस्थ की भी बात कर ली है, इंद्र वज्रा की भी बात कर ली है, और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उपेंद्र वज्रा की। तो सबसे पहले बात आपको ये जाननी है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, यानी कि तीनों जो छंद हैं, तीनों छंदों में वर्ण क्या है, समान है। तो सबसे पहले देखिए, कल मैंने आपके लिए इंद्र वज्रा समझाया था। आज आपका टॉपिक जो है वो उपेंद्र वज्रा का है। और उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण हैं। तो कहने के लिए दोस्तों, आपके लिए समझाने का प्रयास करूंगा। कहने के लिए ये तीनों छंद एक साथ ही पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका इंद्र वज्रा रहा, एक तो रहा आपका इंद्र वज्रा, दूसरा रहा आपका उपेंद्र वज्रा, दूसरा रहा उपेंद्र वज्रा, और तीसरा रहा उपजाति। ठीक है, उपजाति। तो ये तीनों छंद जो हैं, ये तीनों छंद दोस्तों क्या है, ये समान, मतलब समान वर्ण है। ये तीनों समान वर्ण है और तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। तीनों को एक साथ पढ़ने पे जैसे कि हमने देखते हैं कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जब दोनों का योग हो जाता है तो हमारा ये हो जाता है, यानी कि उपजाति। जब इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों को हम यानी कि मिश्रित कर लेते हैं, तब हमारा जाके उपजाति बन जाता है। इसलिए हम इन तीनों छंदों को एक साथ पढ़ते हैं। पहचान भी ये रहती है कि हम इंद्र को देखते हैं, इंद्र वज्रा में देखिए, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे 11 वर्ण, तो ये देखिए 11 वर्ण यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। ये 11 होते हैं, तो इसमें भी 11 ही होंगे। अब हम इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इनमें तीनों में समझ गए कि क्या होंगे, यानी कि 11 वर्ण होंगे। अब इंद्र वज्रा में और उपेंद्र वज्रा में जब देखते हैं हम, तो जब भी इसका उदाहरण मिलेगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, बहुत अच्छा सटीक मैं आपके लिए बताऊंगा। देखिए, वैसे तो मैं आपके लिए एक एक करके समझा ही रहा हूँ। कल जो है इसके बाद हमारा उपजाति आएगा, और उपजाति पे हम हो सकता है उपजाति में आपको इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों का जो मिश्रित है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसी को सीखते हैं कि देखिए, आज उपेंद्र वज्रा है और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। इन 11 वर्णों को सबसे पहले हमने देखो ये लक्षण लिखा है यहाँ पर कि उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। ये हमारा यहाँ पर लक्षण है, और इस लक्षण को हम देखते हैं कि क्या लक्षण में भी लक्षण घटित होता है, या लक्षण से ही हम पहचान लेते हैं उस लक्षण में जो गण विचार होता है। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो गण विचार होती है। अगर आप गण विचार सीख जाते हैं तो छंद बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखिए, उपेंद्र वज्रा में अगर हम देखें गणों की बात, तो एक तो गण हमारा ये है जगड़, दूसरा है तगड़, तीसरा है जगड़, और उसके बाद कहा ततो, इसमें और क्या हो, गौ। गौ मीन्स 2 गुरु हो। ठीक है, तो ये आपको गण मिलेंगे, यानी कि 3 गण ये मिलेंगे और 2 गुरु मिलेंगे। 2 गुरु गौ क्यों दे दिया है कि प्रथमा विभक्ति 2 वचन का रूप अगर देखेंगे तो वहां पे गौ होगा। ठीक है, गौ का मतलब ये होता है, ये 2 वचन में है। ठीक है, अब यहाँ पर जगड़, तगड़, जगड़, ये हमको 3 गण बनाने हैं। तीनों गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 3 3 9, और 2 गुरु हो गए, हमारे 11 हो गए। अच्छा, एक बात और हम यहाँ से जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या इस छंद में भी 11 वर्ण हैं। तो हम लक्षण को गिन लेते हैं, क्या हमारा लक्षण ये सही है या नहीं है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसको ही काउंट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब है कि हमने जो 11 वर्ण हैं वो हमारे काउंट है, यानी कि कर लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये वर्ण की बात हो रही है तो हमको वर्ण गिनना है। वर्ण में हम ये आधे जो वर्ण होते हैं, वो आधे वर्णों को हम काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो गण बने हैं वो गण क्या क्या बने हैं? एक तो बना है जगड़। कौन सा बना है? जगड़। दूसरा क्या बना है? तगड़। और तीसरा क्या बना है? फिर जगड़। और उसके बाद में क्या है? गुरु। उसके बाद में गुरु, और गुरु कितने हैं? 2। जगड़ देखिए, जवान लिखना है तो ये जवान हो गया, ये
जभान, ये ध्यान देना, ठीक है, जभान, ताराज और जभान, इन पे भी मात्रा लगा के देख सकते हैं। तो लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु लघु। ये हमारे यहाँ पर हमने आपको बताया है कि देखिए जैसे हम जबान लिखते हैं, जबान पे मात्राएं लगाएंगे तो यहाँ पर ज है इसलिए यहाँ लघु हो गया, भा है इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया, ना है इसलिए लघु हो गया। तो ये सब हम निकाल लेते हैं या माता राज भान सलगा से सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें भी गढ़ विचार कर सकते हैं दोस्तों। गढ़ विचार कैसे सीखेंगे? यहाँ पर जैसे उ है, उ पे क्या लगाएंगे? एक मात्रा लगाएंगे। आगे क्या है? पे है, पे हम गुरु करेंगे। आगे अगर ये ना होता तो भी आगे हमारा व्यंजन आ रहा है और वो भी अर्ध व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजनों में किसी स्वर का कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उसके बाद में दा है और दा में देखेंगे ये, तो देखिए क्या जबान में ISI बनना है, तो ISI हमारा बन गया, इसका मतलब ये गढ़ हमारा सही है। उसके बाद में देखिए वाह है, वाह के आगे फिर आधा मतलब यहाँ पर जा है और उसके बाद में रा है, दीर्घ रा है, इसमें आ की मात्रा है दीर्घ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? गुरु करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? गुरु करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? लघु करेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारा गढ़ कौन सा बन गया? ताराज बन गया, यानी कि तगड़। ये क्या बन गया? तगड़ बन गया। उसके बाद में और देखिए फिर क्या है? लघु है, गुरु है, फिर लघु है, ए बन गया। 3 गढ़ बन गए, 3 गढ़ हमारे ये बन गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गुरु और गुरु, यानी कि अंतिम में 2 क्या रहेंगे? गुरु रहेंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर गढ़ में देख सकते हैं ये हमारा क्या है? ये जो है ये पहला गढ़ हमारा ये बन गया जगड़, ये जगड़ बन गया। फिर ये हमारा तगड़ बन गया, फिर हमारा जगड़ बन गया और फिर हमारा ये मतलब 2 गुरु बन गए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लक्षण है वो लक्षण ठीक है। और लक्षण पे भी अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब भी 11 आ रहे हैं, यानी कि हमारे कितने आ रहे हैं? 11 है। इसका मतलब ये हमारा ठीक है। उसके बाद में देखिए हम दूसरा यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है। हाँ, अब देखिए उदाहरण की बात है, हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो ध्वनि है वो वही रहेगी जो हमारी इंद्र वज्रा में थी, वही हमारी उपेंद्र वज्रा में रहेगी। और जब इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा की ध्वनि वो भी हमारी एक समान ध्वनि रहती है, उसी को हम उसपे उसका मतलब उसी श्लोक पे उसका जो जैसा इसका लक्षण होता है उस लक्षण को उसी पे हम उसकी ध्वनि को मतलब मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलम महिपाला तब श्रमेण प्रयुक्तम अप स्त्री मित्रो वृथा स्यात् न पाद पोन्मूलन शक्ति अहम शिलोचय मूर्छति मारुतस्। ठीक है, ये हमारा अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो ये उदाहरण कहाँ से लिया है हमने? ये उदाहरण है और ये उदाहरण हमने कहाँ से लिया है? रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश के 2 सर्ग से लिया गया है। 34वां श्लोक है, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कई परीक्षाओं में केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि अलम महिपाला तब श्रमेण, ये पूछ लिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए इसमें कौन सा छंद है। पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति बताइए कहाँ की है, किस ग्रंथ की है। तो ये ग्रंथ भी जान लीजिए, ये कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो हमारा 19 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, तो उसी से ये लिया गया है। उसमें भी दूसरा सर्ग है और दूसरे सर्ग का 34वां श्लोक है। अब हम इस लक्षण को भी इस पे घटित करके देखते हैं क्या ये सही बैठ रहा है। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा, जो भी है वो 4 चरण होते हैं। एक प्रत्येक छंद में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण के नीचे हमने देखिए अंडरलाइन कर दिया है। प्रत्येक चरण में आपको कितने वर्ण मिलेंगे? 11-11 मिलेंगे। ध्यान रखना 11-11 वर्ण मिलेंगे, लेकिन वो 11-11 होंगे कैसे? जब हमारा इंद्र वज्रा होगा,
जब हमारा इंद्र वज्र होगा तो वो हमारा प्रथम वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। क्या होगा, गुरु होगा। और जब उपेंद्र वज्र होगा, उपेंद्र जब होगा उपेंद्र वज्र, तो इसका लघु होगा। इसका ध्यान देना। जो भी पंक्ति से प्रारंभ होगा, यानी कि जो भी श्लोक होगा, जो भी गढ़ विचार में देखा जाएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जैसे छंदों को देख लेते हैं कौन सा छंद है, तो हम सबसे पहला वर्ण देख लेंगे कि भाई अगर इंद्र वज्र है तो उसका दीर्घ होगा और गुरु होगा, और इन उपेंद्र वज्र होगा तो लघु होगा। इसकी भी पहचान रखते हैं। तो जैसे ये है, देखिए यहाँ पर हम अगर पहचान करें तो देखिए सबसे पहले उपेंद्र वज्र है तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली पंक्ति में जहां से प्रारंभ होगा हर जगह क्या मिलेगा, आपको लघु मिलेगा। जैसे देखिए अलम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, लघु है। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ इधर आ जाएगा वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। जैसे ना है, ये देखिए लघु है। जैसे सी है, ये देखिए लघु है। ये प्रथम वर्ण जो आए हैं वो क्या है, लघु आए हैं। देखिए लघु आए हैं, तो हमने यहाँ से भी देख लिया। अगर यहाँ से भी दे दिया जाए कि बताइए क्या इसमें इंद्र वज्र है, क्या उपेंद्र वज्र है, क्या उपजाति है, तो आप यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि 4 चरण हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों में क्या होगा, प्रथम वर्ण कैसा होगा, लघु होगा। वो हमारा उपेंद्र वज्र कहलाता है। अब उपेंद्र वज्र के लिए हमने गढ़ विचार कर लिया था। एक तो कौन सा था हमारा, जगड़ था, तगड़ था, दूसरा तीसरा जगड़ था, और उसके बाद तथोस, उसके बाद क्या था, 2 गुरु थे। इसकी पहचान रखनी है गढ़ों की। तो हम चलिए प्रारंभ करते हैं इन गढ़ों को। क्या गढ़ ये हमारे इस पे सेट हो रहे हैं। देखिए हमको क्या बनाना है, जगड़ बनाना है। तो जवान हो गया, तो देखिए अलम लिखा हुआ है, ला है, ला का अनुस्वार है, इसका मतलब है गुरु हो जाएगा। माँ है, ये हर्ष हो जाएगा। ये हमारा एक गढ़ बन गया दोस्तों। उसके बाद में दूसरा गढ़ देखना है, तो ही है, ये हमारा गुरु रहेगा, और पा है, ये भी हमारा गुरु रहेगा। ला है, ये हर्ष रहेगा, ये भी हमारा गढ़ एक बन गया। ता है, तब लिखा हुआ है, तो अब देखिए तब श्रमेण लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा लघु हो गया। और बा अगर हम आगे यहाँ से ना होता तब एक लगाते, लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे स्रा है, तो यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन यहाँ मिल रहे हैं, तो इससे पहले आधे अक्षर से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो ये गुण बन गया। और मे है और ड़ा है, मे पे क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ड़ा है, इससे पहले आगे प्रा है, इसका वर्ण इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुरु हो जाएगा। तो ये हो गया, नहीं ये भी गुरु होगा। में है, एक ए मात्रा है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ एक ही नहीं कि एक चरण में हमारे, अब देखिए क्या एक चरण में सही बैठा। तो एक चरण में हमने देखा क्या बना, ये देखिए ISI, उसके बाद में SSI, SSI, तीसरे चरण में ISI और SS, यानी कि दोनों हमारे इस तरीके से सेट हो गया। आगे फिर हम चलते हैं, फिर इसी गढ़ों को देखेंगे। तो देखिए लघु आ गया, क्योंकि यहाँ से इधर तो हमारा चला ही गया, तो यहाँ पे लघु हो गया। आगे फिर ये मतलब आगे देखिए आधा ता है और का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुरु हो गया। फिर आगे माँ है, माँ पे माँ आ गया, तो माँ में देखिए यहीं पे एक बार का है, तो का पे हमारा ये लघु हो गया। ये एक बार ये एक गढ़ ये हो गया। उसके बाद देखिए माँ है, इसके आगे पा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा गुरु हो गया। आगे फिर आगे दंतसा है, ये भी हमारा गुरु हो गया, और त्रा है, ये लघु हो गया। देखिए ये बन गया हमारा। उसके बाद मित्रो दिया हुआ है, तो यहाँ लघु हो गया, गुरु हो गया, और यहाँ ब्र यानी कि ऋ है, और ऋ हमारा स्वर है, यानी कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो ये 3 गढ़ हो गए। उसके बाद में देखिए ये हमारा दीर्घ ऑलरेडी है, नहीं होता तो आगे भी आगे सा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कर देंगे, गुरु कर देंगे। और आगे यह है, इसको भी कर देंगे, क्योंकि जितने आधे वर्ण होते हैं वो गिने नहीं जाते हैं, उनको काउंट नहीं करा जाता है, उन पर मात्राएं भी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए एक गढ़ हमारा ये बन गया। इसका मतलब है कि इस तरीके से हमारे ये भी गढ़ तैयार हो गया। तो 11 11 11 11 11 चौक 44। अब 44 वर्ण तो आपको इंद्र वज्रा में भी मिलेंगे, उपेंद्र वज्रा में भी मिलेंगे, और उपजाति में भी मिलेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा दोस्तों, गढ़ों का होगा। किसका होगा,
जो हमने यहाँ पे गढ़ विचार किया है। गढ़ विचार में क्या क्या आपका आया, एक तो जगड़ आया, ध्यान रखना है जगड़ का, दूसरा क्या है तगड़ है, और फिर क्या है जगड़ है, और उसके बाद में गुरु है। गुरु कितने हैं, 2, ठीक है। और ये जबान हो गया, जबान पे अगर मात्रा देखेंगे तो 1 ऐसे आएगी, और भानस क्या ताराज, ताराज, और फिर ISI। ये इस तरीके से हमारी मात्राएं रहेंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अंतिम में कहीं पर अगर लास्ट में गुरु नहीं हो रहा है तो हम गुरु मान लेते हैं, क्योंकि छंद पूर्ति के लिए। ये साहित्य का एक छंद शास्त्र में एक ये नियम है कि यदि कहीं लास्ट में अगर यहाँ होता गुरु नहीं होता तब भी हम यहाँ गुरु मान लेते। अब वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे अगला देखिए, यहाँ पर मैंने एक पंक्ति लिखी है, कहा मनुष्य रूपेण मृगस चरंती। क्या आप पहचान सकते हैं कि कहाँ की है? अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए, मैं बताता हूँ आपके लिए। एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ये उस पंक्ति से लिया गया है। ते मर्त लोके भुगवार भूता मनुष्य रूपेण मृगस चरंती। यानी कि ये पंक्ति अगर देखी जाए तो भर्तृहरि के नीति शतकम से ली गई है। अब वहाँ पे ये जो पंक्ति मैंने उठाई है, वो पंक्ति क्यों उठाई है? क्योंकि वो उपजाति छंद है, ठीक है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ते मर्त लोके भुव भार भूता मनस रूपेण मृगस चरंती। इस मतलब उदाहरण में तो आपको उपजाति है, यानी कि आपको दोनों चीज मिलेंगी, इंद्र वज्रा भी मिलेगा, उपेंद्र वज्रा मिलेगा। लेकिन उसी में से एक पंक्ति मैंने निकाली है जो किसकी है, उपेंद्र वज्रा की है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे भी देखिए कि मनुष्य रूपेण मृगस चरंती। अगर आप यहाँ पे भी मात्रा का विचार करेंगे तो भी आपका यही आएगा। तो ये भी हमारी कहाँ की है, मतलब उपेंद्र वज्रा नीति शतकम की है। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ गुरु हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, लघु हो जाएगा, एक गण बन गया, ISI का एक गण बन गया। रू है गुरु, पे है गुरु, ड़ा है ये लघु, 2 गण बन गए। फिर देखिए लघु गुरु, फिर लघु एक ये बन गया। और देखिए रा है, आधा ना है तो ये गुरु हो गया। यहाँ ती बना, होने को तो ये था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे घटित हो रहा है ना, यहाँ पे ती था, ती का लघु हो रहा था, लेकिन यहाँ लघु ना करके हम क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे, ये मान लिया जाता है। तो यहाँ पे ये था। तो आज का हमने आपका जो रहा उपेंद्र वज्रा रहा, उपेंद्र वज्रा को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। कहीं भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा भी उसमें बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उपजाति छंद के साथ मिलेंगे और उसमें हम इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा बहुत अच्छे से दोनों को मिक्स करके आपको अच्छे से समझा देंगे, जिससे कि तीनों छंद आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है। जिन मित्रों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मित्रों को जोड़ लीजिए, जिससे कि सभी का इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृत है।